साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की थी। इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत देश के 100 चुनिंदा शहरों में बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए लॉन्च किया गया था। देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन विपक्ष का मानना है कि ज्यादातर शहरों के हाल आज भी बेहाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। स्मार्ट सिटी योजना में उत्तर प्रदेश से 10 शहरों जिसमें आगरा, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी को शामिल किया गया और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भी शामिल किया गया। एक शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अब हजारों करोड़ों रुपए से ज्यादा का बजट खर्च किया गया। बावजूद देहरादून जैसे शहर की तस्वीर तक नहीं बदली। आज भी स्थिति यह है कि थोड़ी सी बारिश होने पर शहर के कई इलाकों में पानी भर जाता है। भरी ट्रैफिक जाम के बीच इतनी भयंकर स्थिति हो जाती है और दूसरी तरफ इतना ही नहीं, शहर के कुछ इलाकों में स्ट्रीट लाइट तक नहीं जलती है। शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जहां बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिस पर आज के समय में तो देखिए स्मार्ट सिटी योजना पर एक बार फिर से सवाल उठ चुके हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आखिरकार विकास अधूरा पड़ा है और वादे हजार थे। जिस तरीके की परिकल्पना स्मार्ट सिटी को लेकर हमें दिखाई गई थी, क्या वो पूरी हो पाई है? इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। खास चर्चा के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ गुरविंदर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज पेडोली हैं, यूकेटी के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी बिष्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत लक्ष्मी जी आपसे करना चाहेंगे। देखिए, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों की ओर से इसको लेकर परिकल्पना की गई थी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आखिरकार क्या होगा, जनता के बीच इस प्रस्ताव को, इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से रखा गया था, क्या उसी मुताबिक ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला है? निशी, देखिए, मैंने तो स्मार्ट सिटी के नाम पे वो बड़े बड़े मार्केट में होर्डिंग, वो स्क्रीन जो लगी है, हाँ, वो ज़रूर देखी है। और उनमें जो बीजेपी के बड़े बड़े स्लोगन और ये सब चीज़ें वो ज़रूर देखी है। बाकी हकीकत में मुझे आज तक वाकई में मुझे नहीं पता कि कुछ और भी हुआ हो, क्योंकि आप रोडों की स्थिति तो आप रोज़ देख रही हैं। मैं शायद मतलब 16-17 से आपके चैनल में बैठती हूँ, तो तब से हमेशा मॉनसून से पहले ये डिबेट होती है कि रोडों की स्थिति क्या है, आपदा आने आ रही है और बरसात के टाइम पे क्या होगा, तो पहले से सारी चीज़ें होती है। लेकिन ग्राउंड पे उसके बाद क्या होता है, तो ये आप सब जानते हैं, साथी पैनलिस्ट हैं और बल्कि गुरविंदर सिंह जी भी हैं, वो भी देख रहे होंगे। तो वो कहाँ गया वो बजट, हम वही सोच रहे हैं कि कहाँ गया वो बजट। बीच में सुना था कुछ स्मार्ट क्लासेस और ये सब चीज़ें लगी हैं, तो उसमें गया हो शायद। लेकिन जो अमाउंट उसमें है, उस अमाउंट की अगर हम बात करें तो उस अमाउंट से देहरादून जैसे, अगर स्पष्टता से काम, साफ सुथरी सोच से अगर काम किया जाता, तो देहरादून जैसे कम से कम 2-4 जिले ठीक ठाक स्थिति में आ जाते। लेकिन सर, पैसा कहाँ है और कहाँ लगाया, ये तो सरकार जाने और जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो जाने। लेकिन आम आदमी को अगर इसमें क्या मिला है, क्योंकि आज पुराने स्कूलों पे की अगर हम शहर से बाहर भी ना जाएं तो विकास की बात करें तो ज़रूर कई चीज़ों में विकास किया है बीजेपी ने। हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं हुआ, रोडें बनी हैं, कुछ चीज़ों में अच्छी ग्रोथ है। लेकिन आज भी अगर हम लोग हकीकत देखते हैं तो आप देहरादून में पानी की जगह जगह है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं पे रोडों के तो खैर आज सीवर लाइन है, कल गैस पाइपलाइन है, परसों फिर कुछ और है। मतलब वो तो हम लोग रोज के ही देख रहे हैं। जाने वो कमीशन का मीट भात जिसकी बात अक्सर हम लोग सुनते हैं, वो कहाँ किस किस को बट रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? अगर सरकार डबल इंजन सरकार है और सरकार पैसे लेके आ रही है, भाई आपको इतना बजट स्मार्ट सिटी की, यूपी के साथ साथ देहरादून के लिए विकास की बात की जा रही है, तो कम से कम मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, एकदम जादू की छड़ी तो नहीं हो सकती कि देहरादून में बिल्कुल ही चकाचक स्थिति हो जाए, लेकिन हाँ, एक गुजारे जितनी स्थिति की हम लोग भी उम्मीद करते हैं
कि एक ऐसी ऐसी सिटी हमें मिलती जहां हम लोगों को, बच्चों को रोज स्कूल जाने की दिक्कतें ना होती, लोगों को आने की दिक्कत नहीं होती, रोडों में पानी जाम, गाड़ियाँ तैर रही हैं, और जो ये नदियों के किनारे जो लोग कुछ टाइम फिर डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद फिर तुड़वाते हैं, फिर बहते हैं, फिर सरकार को थोपते हैं कि सर कोसते हैं सरकार को। तो वो समझ नहीं आता कि वो क्या चीज़ है, और डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, ये तो गुरविंदर जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इन्होंने वो पैसा कहाँ डाला है। लेकिन अगर मेरे से आप पूछ रहे हो तो ये स्मार्ट सिटी वाला जो बजट है, ये मैं नहीं समझ पाती हूँ कि ये कहाँ गया होगा और इससे क्या हुआ। अगर कुछ है तो हम भी चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम लोग भी देखें। ठीक है बेनोली जी, आप क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी की परिकल्पना जो हमारे अंदर पैदा हुई थी वो ये थी कि चकाचौंध सड़कें होंगी, स्ट्रीट लाइट्स होंगी और आधुनिक होंगे, यहाँ पर साइन बोर्ड्स होंगे, बड़े बड़े होल्डिंग्स होंगे जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को साइन दिया जाएगा कि आखिरकार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देहरादून के बारे में एक झांकी, एक झलक देखने को मिलेगी। लाइट्स की व्यवस्था की जाएगी, पार्क की व्यवस्था की जाएगी, ग्रीन होगा, हेल्दी होगा, एक अलग ही परिदृश्य दिखाया गया था कि टेक्नोलॉजी के साथ विकास होगा। क्या लगता है स्मार्ट सिटी जो हमें दिखाया गया था, परिकल्पना करवाई गई थी, क्या उसी अनुसार धरातल पर है स्थिति? सही लगा है पैसा? निशी, इसका आंसर ना आज नहीं, जब स्मार्ट सिटी बन रही थी ना, तब विनोद चमोली और खजानदास जी द्वारा जो है स्मार्ट सिटी के बारे में क्या क्या बोला गया, क्या क्या धरने दिए गए, वो वहाँ से उसकी बानगी आती है। और आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, आपकी ट्रैफिक लाइट नहीं चलती है साहब, और जो आपके स्मार्ट टॉयलेट्स होने चाहिए थे वो केवल परेड ग्राउंड को छोड़ के मुझे पूरी सिटी में दोबारा कहीं नहीं दिखते। एक लाइब्रेरी बनी, उस लाइब्रेरी के अंदर कितना स्मार्ट है पता नहीं, क्योंकि उसकी दीवारें, पिछली बार मैं गया था तो उसकी दीवारों से भी पपड़ियाँ निकलना शुरू हो गई थी। और एक साइकिल ट्रैक बना डाइवर्जन से लेके राजपुर तक, आज लोगों खंबे तोड़ तोड़ के वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। ये डाइवर्जन से लेके और आप अगर राजपुर तक इसको करें, देखिए स्मार्ट सिटी बनाने का उद्देश्य कभी था ही नहीं। उसकी बानगी इससे भी मिलती है कि जब स्मार्ट सिटी का 500 करोड़ सेंटर ने वापस ले लिया था कि आपकी बस की नहीं है स्मार्ट सिटी बनाना, आप डिफॉल्टर हो गए थे, उसके दो दो सीईओ बदले गए थे। तो स्मार्ट सिटी की जहां आप बात कर रहे हो, जिसकी बुनियाद ही खोखली थी, तो आज आप उसको देख रहे हो कि आज स्मार्ट सिटी के अंदर दिखता क्या? आपको स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट दिखता है? नहीं, केवल चालान काटने के लिए वो सीसीटीवी तो हैं, चालान लोगों के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कभी स्ट्रीट लाइट को सही चलते हुए हमने नहीं देखा। ट्रैफिक जाम लगातार है, और इनफैक्ट स्मार्ट सिटी बनने के बाद तो बढ़ा ही है। आज भी रिस्पना पुल से लेके उतना ही पानी बढ़ता है जितना स्मार्ट सिटी से पहले बढ़ता था। आज दिलाराम से लेके और आपके यूकेलिप्टस चौक तक, जिसको बेहल चौक बोलते हैं, जाम उतना ही लगता है जितना स्मार्ट सिटी के टाइम पे लगता था, उस इनफैक्ट बढ़ जो जाता है। अब ये सारी चीजें अगर स्मार्ट सिटी में बोले तो क्या आपको क्या मिला स्मार्ट सिटी से? स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या? इससे बढ़िया तो हमारा पुराना सिटी था नॉन स्मार्ट यार। इससे बढ़िया तो हमारा पुराना देहरादून था, हरियाली थी चारों तरफ। दोनों सहस्त्रधारा रोड की अगर आप बात करोगे, सहस्त्रधारा रोड में दोनों तरफ पेड़ हुआ करते थे, हरियाली हुआ करती थी। स्मार्ट सिटी के नाम पे उसको उजाड़ा गया, और उसके जो पेड़ लगे थे स्टेडियम के पास, वो सारे खत्म हैं। तो वहाँ का यहाँ का क्लाइमेट उल्टा इम्पैक्ट हुआ है। स्मार्ट सिटी से फायदा होने के बजाय देहरादून को नुकसान हुआ है। और अभी भी स्मार्ट सिटी के अंदर जो 100% सीवरेज होना था वो आज तक नहीं हुआ है। आज भी देहरादून में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ सिवर लाइन से कनेक्टेड नहीं है नगर निगम के अंदर। स्मार्ट कूड़े की बात हुई थी, कहाँ है आपका कूड़ा का जो ट्रीटमेंट प्लांट है? वो कभी फुटबॉल बनाया, सहस्त्रधारा कभी फुटबॉल बनाया तुम्हारा प्रेमनगर वाले रूट पे। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बंदरबांट हुई है, वो 2 सीईओ के चेंज होने के बाद, 3 बीजेपी के विधायकों के धरने देने के बाद, और उसका पनिशमेंट जो सेंटर ने दिया है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 500 करोड़ उन्होंने विड्रॉल कर दिए थे यहाँ के स्मार्ट सिटी से। तो ये सारी चीजें, इससे ही पता चलता है कि स्मार्ट सिटी कितना बना और कितना नहीं बना। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं विकास की धारा जरूर बही, लेकिन आखिरकार वो कहाँ जाकर रुकी, ये आप बताएंगे।
निशी जी, विकास की धारा भाजपा के दरवाजे से शुरू हुई और भाजपा के दरवाजे पे ही बंद हो गई। जब 100 स्मार्ट सिटी, अब इनकी परिकल्पना थी 2014 से पहले, ये पता नहीं जैसे ही सरकार में आए 2014 में, तो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था। उत्तराखंड का भी नाम था क्योंकि यहाँ से भी कुछ सांसद चाहिए थे, सरकारें चाहिए थी। लोग कुछ बहकाव में आए, कुछ छले गए, कुछ ऐसा होता है कि अब मैं अंधभक्त बोलूँगा तो ये अच्छी परंपरा नहीं है, लेकिन जो जिस पार्टी से जुड़ा होता है आदमी सोचता है, हो सकता है उन्होंने भी सोचा हो कि हमारा प्रदेश स्मार्ट होगा, हमारा शहर स्मार्ट होगा। तो हमारे सारे पैनलिस्ट ने गिनाए हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए, 1750 करोड़ में से अभी डॉक्टर पंकज पैनुली ने बताया कि 500 करोड़ रुपए सेंटर ने वैसे ही वापस मांग ली, भाई नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो अब दोबारा 1000 करोड़, 1000 करोड़ में क्या ये पैसा सिर्फ सरकार का है क्या? सरकार के पास किसका पैसा है? ये हमारा आम जनता का पैसा नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि 1700 करोड़ में, चलो ये बताओ कि आपने किया क्या, किसको पूछे? निशी जी आप बताएं कि किसको पूछे? क्या एक आम आदमी को पूछने का अधिकार है? और आप दोबारा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं। आम आदमी अगर पूछेगा कि हमारे 1700 करोड़ रुपए में आपने उसका किया क्या? एक वही राजपुर रोड पे साइकिल ट्रैक बनी और एक लाइब्रेरी बनी, इसके अलावा सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। निशी जी आप भी देहरादून की सड़कों से वाकिफ होंगे, कुछ मेन सड़कें, मैं सारी सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने सड़कों को बीच बीच से भी खोद रखा है, किनारे भी खोद रखा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दो। चले किस तरफ आप बताइए? पैदल वाला कह चल रहे नहीं हैं ना कि 2047 की परिकल्पना सोचिए आप। बिल्कुल, कि ये कहीं ना 2047 कहीं की परिकल्पना तो 2047 के लिए खोदे जा रहे हैं, क्योंकि आप इस बात से वाकिफ होंगे, क्योंकि हमने कई बार ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि अभी की छोड़िए, भविष्य को देखिए, आपका भविष्य कितना ज्यादा साकार होगा। जैसा कि हमने सातमूड़ फॉरेस्ट पर भी जिक्र किया था कि पेड़ काट रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आखिरकार पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये आज की बात नहीं है, ये कल की चिंता है, और कल की चिंता के लिए आज के पेड़ उखाड़ दिए जा रहे हैं। जी निशी जी, तो आप समझिए जी ये गड्ढे क्यों हैं? जी निशी जी, हाँ ये गड्ढे इसीलिए हैं हाँ। कि आबादी ज्यादा होगी तो इन गड्ढों में ही दफन होना लोगों ने। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आपको अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर पैन्यूली जी, सहस्त्रधारा की कितनी हरियाली थी। बीजेपी के शासनकाल में एक पेड़ों का कब्रिस्तान, अगर कभी गिनीज बुक में नाम आएगा तो इनका पेड़ों का कब्रिस्तान नाम के नाम से याद आएगा कि भाजपा ने पेड़ों का कब्रिस्तान बनाया। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊं, गप्पे मार लो इनके सामने, 1000 करोड़ दोबारा दे रहे हैं। इनकी बपौती है क्या ये? नमामि गंगे, मुझे गंगा ने बुलाया है, नमामि गंगे। निशी जी आपको बताऊं, हमारे यहां से गंगा भी चलती है, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगोत्री, यमुनोत्री, इतनी। इन्होंने बताया कि इसके पैरेलल जितने भी और नदियां हैं, पैरेलल नाले, इवन यहां पे रिस्पना नदी है, बिंदाल नदी है, धुलेंडी है, सौंग है, इन नदियों के को भी कनेक्ट करते हुए अगर कोई नदियां होंगी तो इनको हम 100-100 मीटर दोनों साइड से बिल्कुल लोगों के चलने के लिए, पर्यटन के लिए गप्पे इतनी मारेंगे, क्या बताएं। इस सरकार इतनी गपबाज सरकार है। मैं चैनल पे भी आना, हम अपना मुंह खराब करने वाली बात है। आप बताइए, इन्होंने बताया, सॉरी हंसी आ रही, पर क्या करें, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आप बताइए, स्मार्ट सिटी ये हर बार सिर्फ होगा ही छोड़ेंगे क्या? आप विकसित भारत, गजब हो गया। विकसित भारत की परिकल्पना, उस विकसित भारत की जिसमें हम भारत विश्वगुरु बनेगा और एक इनका शिष्य नहीं, सबके पीछे दुम हिलाते हुए चले गए। मैं अभी एक नेट पे थोड़ी देर पहले एक
आप जब ये पर्यावरण की बात कर रहे हैं ना निशी जी, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI, इसमें आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं भी, मुझे इतना इमीडिएट नहीं पता चला। 177 नंबर में भारत 176 नंबर पे है, नीचे से एक पायदान। और मोदी जी बोलेंगे कि पर्यावरण के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये जो बगल में हमारा 7 मोड़ का इतना बड़ा आंदोलन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चलो देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने ये प्रोजेक्ट चाहे बंद किया या जो भी किया ये जाने, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, यहां पिछली बार धराली का इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, वहां पे देवदार के 11,000 पेड़ उसके बाद कटे। यहां देहरादून से कनेक्टिविटी, हरिद्वार से कनेक्टिविटी, यहां पे 4 धाम सब लोग देखने वाले हैं, तो यहां पे बेइज्जती हो रही है सरकार की, केंद्र सरकार की, स्टेट सरकार की, तो यहां पे तो इन्होंने रोक दिया। वहां पूछने वाला कोई नहीं, नमामि गंगे, आप हद हो गई। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, और जाएंगे फिर नेहरू पे। इनको और कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई तो इसमें भी नेहरू जी की कोई खामी रही होगी जी। इनकी सड़कें जो, हाँ बिल्कुल, इनके कुछ ना कुछ। आते हैं अभिषेक जी, बचा कर रखिए कुछ टॉपिक, अभी पहले गजब हो गया। सवालों का जवाब लेने दीजिए। गुरविंदर जी देखिए, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इसके तहत तो देश को पहले ही 2047 में आ जाना चाहिए था और विकसित हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी स्मार्ट सिटियां बन चुकी हैं, सिटीज़ बन चुकी हैं। तो आखिरकार देहरादून इससे बिल्कुल भी अछूत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो देहरादून के लिए भी मिला था। तो आखिरकार देहरादून में कितना विकास हो गया? क्योंकि यहाँ के हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं हम तो देहरादून में ही पले बड़े और हम यहीं की सड़कों से गुजरते हैं, हमें तो पहले जो दिखता था उससे और ही बुरा दिखने लग गया है देहरादून। एन मौके पे इनकी आवाज बंद हो जाएगी। गुरविंदर जी शायद आपका माइक म्यूट है। नहीं म्यूट नहीं है, मुझे लगा है। हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज, बोलिए बोलिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम। अच्छा ऐसा है कि आज तो बेसिकली ये जितने हमारे आज पैनल पे बैठे हैं ये उत्तराखंड, सम्मानित उत्तराखंड देवभूमि के हमारे सभी लोग रहने वाले हैं। लेकिन इन सभी व्यक्तियों ने अपना अपना विषय रखा, लोकतंत्र है, अपना अपना बात कहने का पूरा अधिकार है। देखिए मैं पहले तो अपनी बात कहता हूँ कि देखिए 2017 में जो स्मार्ट सिटी पूरे देश में बनाने का विषय आया, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे उत्तराखंड को जो देहरादून उन्होंने उसमें दिया। अब ये कह रहे थे 1750 करोड़ से ये कभी फिगर ऐसा था ही नहीं। एक बात, यहां से जो सीपीआर बन के गई वो भी 16.5 करोड़ की थी। उसके बाद बजट जो आया वो 1.4 करोड़, उसमें 50% केंद्र से और 50% जो है हमारे प्रदेश का। अब आप बताइए निश्चित के किसी प्रदेश को डेवलपमेंट सरकार दी है और 50% बाहर से आया, यानी 500 करोड़। हेलो जी गुरविंदर जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है आपके पास। तो अब ये बताइए मुझे, अभी मेरे बंधु ये कह रहे थे कि बीजेपी देश पर खा गई, बीजेपी ने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं धरातल पर आता हूँ। सबसे पहले 17 में घोषणा होती है, उसके बाद देखिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई, कोरोना बीच में आ गया। 2 साल कोरोना का उसमें रहा पीरियड एक साल। लेकिन मैं आज धरातल की बात करता हूँ कि अगर जिसने अभी हमारे पहले हमारे यूके टीम थे, हमारे कांग्रेस की बंधु ने बताया, एक लक्ष्मी जी ने बिल्कुल जैन बात कही। अब मैं ये नहीं कहता ये राजनीति है, डिबेट पर राजनीति नहीं है, ये हमारा उत्तर है, तो हमारा शहर भी है देहरादून।
तो आप एक बात बताइए कि आज जनता अगर इनकी बातें नोट करके देखी जाए, इन दोनों यूकेडी की और जो दोनों सहयोगी हैं और बीजेपी को पानी पीपी के तोड़ने वाली पार्टी, आप ये बताइए कि क्या देहरादून में, अब पूरी बात करने दीजिए ना। हाँ पूरी बात करो आप, मैं तो बोल रहा हूँ काशीपुर से एक दिन देहरादून बारिश में आ जाएगी बस। आपको बिल्कुल गलत सोचने देते हैं। अब किसी डिबेट में कहा है पार्टी की हत्या है, आवाज नहीं आ रही, चैनल पर शाम को ऐसे आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, गुरविंदर जी से हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, और उनसे ही हम ब्रेक के बाद भी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में, और क्वेश्चन आवर में हम बातचीत कर रहे हैं एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, जो कि कुछ समय पहले शुरू हुआ, लेकिन उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की चर्चा तब भी हुई और आज तक हो रही है, और आखिरकार कब तक होगी ये भी एक अपने आप में सवाल बन चुका है। देखिए नज़दीक में अब 2027 के विधानसभा चुनाव है, और चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे ना गरमाए, ऐसा हो नहीं सकता। और इन्हीं मुद्दों पर हम गहनता से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मॉनसून भी है, और मॉनसून की बारिश में काफ़ी हद तक हकीकतें निकलकर सामने आ जाती है, यानी कि सरकार की अग्नि परीक्षा का वक्त आ जाता है। और आखिरकार जब इस परीक्षा में सरकार फेल साबित होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो जाती है, और इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे पैनलिस्ट का, जो कि इस चर्चा में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे रुख करेंगे गुरविंदर जी आपका। गुरविंदर जी बताइएगा, आखिरकार सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ गया वो करोड़ों रुपए का पैसा, कहाँ गया वो बजट? स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कुछ विकास नहीं हुआ है। मेरी आवाज आप तक जी आ रही है, अब सही आ रही है। अच्छा, मैं जहाँ से मेरी बात रुकी थी, मैंने अपनी बात पहले भी, हमारे सम्मानित केंद्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने अपने साइजी डिबेट पर बात कही थी, कांवड़ियों वाले डिबेट पर, कि एक व्यक्ति की पीट कर मृत्यु कर दी गई और गाड़ी को अलग डिबेट। अब मैंने उसी दिन शाम को एसएसपी अपना हरिद्वार रोज से पूछा कि क्या हमारे यहाँ कोई एक हत्या हुई है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी खबर नहीं है। अब आप ये बताइए, आपके सम्मानित चैनल पर इतने बड़ा झूठ अगर यहाँ चलता है, ये तो बताइए उजाला पढ़ लो। अब आप ये बताइए, परसों की बात है निजी की, तो हमारा उजाला पढ़ लीजिए। उसी पर टारगेट कर दिया इन्होंने, पूरी डिबेट को उसी व्यक्ति पर टारगेट कर दिया, जबकि ये झूठी खबर थी। चलो आज तो मत करो उसको, आज स्मार्ट सिटी पे आ जाओ भाई साहब। जी सम्मानित, आप तो केंद्रीय प्रवक्ता हैं भाई। अमर उजाला की खबर है, हम अमर उजाला की खबर है, मैं कोट कर रहा हूँ, अमर उजाला की खबर कोट कर रहा हूँ। आप केंद्रीय हैं, आपने अमर उजाला की खबर है हरिद्वार के पास कि एक हत्या कंवरियों ने पीट के कर दी। मैंने उसी दिन तो गाड़ी भी नहीं टूटी होगी फिर, हरिद्वार नहीं गाड़ी भी नहीं टूटी होगी फिर। अभय प्रताप तो सिंह जी का नाम लेके बोल रहा हूँ चैनल पे, मैंने उनसे बात की। आज के डिबेट पे आओ। अब अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे, चलो ये बात खत्म हुई। हाँ। अब मेरी बात सुनिए, आपका देखिए जो बातें आप करते हैं, ये सोशल मीडिया जो है, आज नेपाल का सोशल मीडिया क्या दिखाता है, लेकिन हकीकत क्या है, स्टोरी अलग होती है। आज अगर मैं एक बात कहता हूँ कि अगर इतना बुरा हाल हो गया 17 से लेके और आज 26 तक, तो ये जनता ने, जनार्दन ही तो फैसला करती है कि बीजेपी रह सकती है नहीं रह सकती। अगर वहां गड्ढों में जीवन दुश्वार हो गया कि केंद्र ने कहा पैसा वापिस ले लो तो बेकार प्रदेश है, तो इतना कुछ कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जनता जनार्दन ने अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इलेक्शन हुआ देहरादून में, क्या वहां अन्य पार्टियों के लोगों ने बात गिरवाई नहीं देहरादून में कि 100 में से भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षद और मेयर आ गए? ये जनता जनार्दन का डिसीजन है। जवाब दूंगा आपका। अपने के लिए आप कितने नाम काट दिए ना आप लोगों ने, मैं आपको बताऊं कितने नाम काट दिए, 1-2 नाम नहीं, हजारों नाम काट दिए, मोहल्लों के नाम काट दिए। अब निश्चित मेरी बात सुनने कहने दीजिए।
नहीं, हाँ, आप मेरी ऐसी बात बात करोगे तो गुरविंदर जवाब जी, काउंटर नहीं, तो दूंगा ना। रुक जाइए, नीति आऊंगी, की बात आपको कर- पूरा मौका दूंगी अभिषेक जी। अभी पहले गुरविंदर जी को सुन लेते हैं, उनकी बात जान लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो। ठीक है। देखिए, आज स्थिति क्या है कि देहरादून, ये हमारा सौभाग्य है कि इंडियन की सरकार और आदरणीय हमारे मोदी जी ने इस उत्तराखंड को अपने मन के भाव, समर्पित भाव को समझा, बस इस देवभूमि का देवत्व को समझा, और उन्होंने कहा कि अगला बजट उत्तराखंड का होगा। 2002 से हमारा प्रदेश अस्तित्व में आया हुआ है। किसी कांग्रेसी सरकार ने ऐसा कभी यहाँ बात कही? एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर इस देहरादून में 50-500 करोड़ वहां से आता, देहरादून की आबादी जो 6 लाख थी, आज आप यहाँ आबादी को दौर को देखिए तो वो हो गई है 10 लाख से भी ज्यादा। आप एक बात समझिए कि इस उत्तराखंड में देहरादून पे राजधानी बनने की वजह से बहुत ज्यादा दबाव हो गया। ये सभी जो राजनेता हैं उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। आप असली बात पे आइए उत्तराखंड की जमीन पर, कि वहां पर ऐसा उन्होंने कहीं से भी कोई नेता होंगे या बड़े बड़े लोग होंगे, बिल्डर्स होंगे, आपकी जमीन अगर वहां 1 एकड़ जमीन है, मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूं तो देहरादून अब बिल्कुल वहां तक जो नेपाली मोड़ तक देहरादून आ गया। आप एक बात समझिए कि किसी की 1 एकड़ जमीन बेचता है, वो उसको उचित पैसे मिलते हैं तो वो बेच देगा। तो ये कंक्रीट का जंगल सरकार बना रही है या सब पब्लिक हम लोग बना रहे हैं? हम लोगों को देखना होगा धरातल पर कि हमको देहरादून को कैसे सभ्य और अच्छा बनाना है। और देहरादून लेकिन गुरविंदर जी, गुरविंदर जी, हमारा ही फर्ज गुरविंदर है। जी, गुरविंदर अब जी, गुरविंदर जी जरा सुनिएगा। एक मिनट। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी। देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी सिर्फ सरकार के पैसों से ही विकसित की जाती है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करना और उसका रखरखाव करना हमारी भी जिम्मेदारी है, ये हम चीज़ मानते हैं। लेकिन आखिरकार पब्लिक प्रॉपर्टी जो तैयार की जा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार हमें दे रही है, जो हमारे ही टैक्स के पैसों से तैयार हो रहा है, तो आखिरकार उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। नो डाउट सरकार सड़क का निर्माण कर रही है, नो डाउट स्ट्रीट लाइट्स, हर व्यवस्था पर सरकार काम कर रही है, लेकिन आखिरकार उसकी गुणवत्ता इतनी खराब क्यों? वहां पर भ्रष्टाचार की बू क्यों आती है? क्योंकि वाकई में जो सड़क आज बनी है वो आखिर 10 दिन में यूं खराब हो जाती है कि उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो यहाँ का रहवासी लेगा? वो तो सड़क पे चलने के लिए कब से बेताब था, उसने इतने सालों तक संघर्ष किया, उसने मांग की कि ये सड़क बने, और जब सड़क बनी तो उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि 1 करोड़ की सड़क सिर्फ 10 लाख रुपए में बनकर तैयार हो जाती है और बाकी 90 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, इतना पैसा अगर भ्रष्टाचार में जा रहा है तो हमारी सड़क की गुणवत्ता पर तो सवाल उठेंगे ही। बताइए जरा। ऋषि जी, ऐसा है, और क्या इसी तरीके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो बजट मैं- जारी हुआ था मैं वो भी सिर्फ आपके बंदर बांट में ही गायब हो गया? आरोपों को बिल्कुल खारिज करता हूँ। 90% अगर कोई आदमी 100 में से खाएगा तो 10% में मैं नहीं समझता। गुरविंदर जी, कि मैंने आपकी बहुत बात सुन ली। अब आप एक चीज बिल्कुल बताइए कि सेंटर ने यहाँ की बिल्कुल स्मार्ट खारिज सिटी का करता हूं पैसा क्यों कि वापस मांगा? 10% में कौन सी ऐसी सड़क बन सकती है हिंदुस्तान के अंदर? गुरविंदर जी, सेंटर ने पैसा वापस क्यों मांगा था, ये आई एम बताइए। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10 लाख में कोई सड़क बनेगी। आपने सेंटर ने अपना पैसा वापस क्यों मांगा था, ये बताइए। अरे भैया, मछली बाजार में ये डिबेट हो रहा है भाई। हाँ, तो बहुत देर से आपके सुन रहे हैं हम। आप खाली अपना वो चलाए जा रहे हो। आप जवाब तो दो। आप स्मार्ट सिटी पे तो आओ। बिल्कुल दे रहा हूँ जवाब। आप स्मार्ट सिटी पे तो आओ। आप स्मार्ट सिटी की बात ही नहीं कर रहे हो। माँ का बेटा हूँ, ये आपके बोला सामने खड़ा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये दशक पैसा उत्तराखंड का क्यों होगा। वापस, ये इसका ऐसा जवाब दशक दीजिए। नहीं चाहिए उत्तराखंड का हमें। जो सवाल और हमने आप उठाए हैं सबसे उसका जवाब दोनों हैं। दीजिए। आज कांग्रेस और यूपीडियन की दोस्ती को सारा देश नहीं, उत्तराखंड की देवभूमि का प्रत्येक नागरिक देखा। अरे देखेगा ना, क्योंकि सामने बैठा और हुआ उसके जो बाद आदमी है वो जवाब ही नहीं दे रहा है। अगली भी सुनो बात। आप जवाब तो ऐसा दो। है। सेंटर पैसा वापस क्यों ले गया? अरे सुनो क्यों, तो सही। क्यों विनोद चमोली अरे और भाई, बोलने क्यों दो, विनोद तब चमोली तो- और खजानदास आप आपस में सुनिए खजानदास तो। को धरना देना पड़ा? अरे ये नीति बताइए। सुनिए तो।
ये बताइए ऐसा है। सेंटर ने पैसा क्यों तो लेके गया? कांग्रेस ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले है। लेते हैं, जवाब ले क्यों लेते हैं। दो वो सीईओ तो ठीक बदलने है, ठीक पड़े? है, गुरविंदर जी जवाब दीजिए। पार्टी से भी है और ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी और हमारे कांग्रेस के राजकुमार अरे राहुल यार, गांधी जी समाजवादी अरे पार्टी बिल्कुल में यार। कहाँ जा रहे हो? स्मार्ट सिटी में आओ। ये वो दोस्ती है हमारे उत्तराखंड की अरे आत्मा दोस्ती को तो बहुत खतरी पुरानी है, करने रहने दो वाली दोस्ती सपा। को। अरे दोस्ती महबूबा कोई बात मुफ्ती वाली, नहीं। महबूबा आपकी मुफ्ती की तरह आपकी नहीं थी दोस्ती दोस्ती, की महबूबा बात है। महबूबा मुफ्ती साहब कि आपने आज सरकार नहीं महबूबा चलाई। मुफ्ती की दोस्ती तो नहीं गजब हो है। गया। देशद्रोहियों के साथ रुकिए जरा, रुकिए गुरविंदर जी, आपको पता है हम लोग 6 बजे एक विशेष कार्यक्रम चलाते, कब बदलेगी तस्वीर। आए दिन इन स्मार्ट सिटी में से ही निकले कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अक्सर ये मांग की जाती है कि यहाँ पर सड़क पूरी तरह से भ्रष्टाचार की इनको भेंट जरा चढ़ चुकी जवाब है, दूंगा मैं भी। लगातार ये तो जल स्तर बात- बढ़ता जा रहा है और ये पूरी तो तरह बात से आपकी सड़कें ठीक है। तालाब में तब्दील हो गई हैं, कहीं कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, कहीं कुछ हो रखा है। चलिए आप सब बातें छोड़ दीजिए, मैं आपसे अगर देहरादून की बात करूं तो देहरादून में अगर कोई पर्यटक आता है तो वो आईएसबीटी से आएगा या रेलवे स्टेशन से आएगा? बिल्कुल ना। और रेलवे स्टेशन के पास ही मसूरी बस अड्डा भी है। तो आप मुझे बस इतनी सी चीज बता दीजिए, क्या वहां ट्रैफिक को लेकर कोई व्यवस्था की गई है? और आईएसबीटी की बात कर लूं तो क्या आईएसबीटी में अब जल भराव नहीं होता? वहां पर सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने कर दी हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप मुख्य चीजों को ही नेग्लेक्ट करके अगर विकास की तस्वीर दिखाने की बात करेंगे तो हम लोग आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं बैठे हैं ना। सवाल उठेंगे और आपसे ही उठेंगे, क्योंकि नहीं, आपसे ही आप उम्मीदें सवाल हैं। उठाइए, मगर 90% भ्रष्टाचार हो गया और 10% सड़क बन लगी, ये कहाँ का सवाल है? आप बताइए। ये तो यूकेडी वाले तो कह सकते हैं, कांग्रेस वाले मेरे कह बिहाफ सकते पे हैं। इनसे एक कम से क्वेश्चन कम आप पूछो तो मत कि सेंटर कहिए। ने पैसा वापस ये तो क्यों लिया? आप तो आप अपने मेरे बिहाफ चैनल पे एक क्वेश्चन पूछो। अपना पीछे रख रही है, तो आप खुद ही कह रही हैं कि 90 खुद ही सवाल कर रही है तीनों जने। तो आप सवाल मेरा भी सुनिए कि हर टेंडर ऑनलाइन जीएस पोर्टल पर जाइए, हर प्रोजेक्ट पर क्यूआर दो कोड लगा हुआ, क्यों बदले? स्कैन करो, बजट और ठेकेदार का नाम आएगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कितने पैसे लगे। देखिए अब मैं थोड़ा- डिफॉल्ट कर गई आप थी वो। मुझे ये बता दीजिए, पूरे देश में अभी तक वो कितनी स्मार्ट कंपनी सिटियां डिफॉल्ट बनी कर गई हैं? थी गुरविंदर ये जी। बताइए कितनी स्मार्ट सिटियां बनी हुई हैं? गुरविंदर जी, आपसे एक सवाल लूंगी और उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास आती हूँ। आप मुझे बस इतना सा बताने का कष्ट कीजिए। हमारे पैनलिस्ट का सवाल है कि आखिरकार यहाँ से आधा पैसा फिर क्यों चले गया वापस केंद्र के पास जब बजट के लिए जारी हुआ था? सरासर वही वाली बात है, गलत बात है। कोई जो मोदी जी यहाँ पर आकर ये कहते हैं काशीपुर से देहरादून नहीं दिखेगा। बेशक उत्तराखंड का होगा, चलिए छोड़िए, चलो, वो पैसा अरे, नहीं गया, लेकिन समझ गए, CEO क्यों जवाब बदल समझ गए? गए। मैं इनको समझ जवाब गए। देता हूं। लेकिन अगर स्मार्ट सिटी का पैसा कहीं नहीं गया, इस्तेमाल हुआ है, तो आप मुझे बताइए सीईओ क्यों बदले? दो तो अरे किसी भी कंपनी के सीईओ अरे कंपनी के नहीं दादा। इस प्रोजेक्ट के सीईओ हैं वो गुरविंदर गुरविंदर जी। क्यों बदल जाएगा कि वो पैसा नहीं दिया? ठीक ये है, क्या बात हुई? देखिए इस चीज का जवाब लक्ष्मी जी गुरविंदर जी। बेहतर तरीके से देंगी। लक्ष्मी जी आप हाँ, विश्लेषण वो कर देंगी। दीजिए मैं और दो और आप मिनट बताइए। में देखिए जाता हूँ। आप लगातार पत्रकारिता करती हैं, आप बहुत सारे ऐसे प्रमुखता से मुद्दे देखती हैं और सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के संज्ञान में रहते हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को बता सकती हैं। जो बजट का पैसा आया वो कितना खर्च हुआ, कितना वापस चले गया, सीईओ क्यों बदले गए, वो भी दो? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? निश्चित देखिए कहीं पहले तो मुझे अब पता नहीं बीजेपी में क्या है कि बिना उसके वो आ जाते हैं। खैर चलिए वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन देखिए निशी सीईओ बदलने की बात है, क्योंकि आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार जब कहीं से आवाज़ें उठने लगे कि कुछ चीज़ें बाहर निकलने लगे तो सरकार की भी मजबूरी हो जाती है कि वो, क्योंकि काम धरातल पे हुआ नहीं है, पैसों का बजट खाली हो गया, तो सरकार भी क्या करे, अपने को बचाने के लिए सरकार भी कुछ ना कुछ तो करेगी। और दूसरी बड़ी बात है कि कमीशन का खेल, मैं यहाँ पे आप अगर बताऊँ तो गुरविंदर जी को भी पता होगा, मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी पता होगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएँ, बिना कमीशन के कहाँ काम हो रहा है। हम लोग जितने ये काम करने वाले लोग हैं डिपार्टमेंट के, लेकिन लक्ष्मी जी ये तो अक्सर जीरो उनका टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। नहीं मैं वही तो फिर अब वो कमीशन कहाँ है? मैं छोटी सी बात बताऊँ, मेरे घर की अब रोड है, पिछले 6 महीने 8 महीने से हो रही है। पहले वो गैस पाइपलाइन की बिछी, अभी तक वो कंप्लीट नहीं। उसके बाद वो सीवर लाइन की भी, आगे जहाँ सीवर लाइन के आगे जाना था वहाँ कुछ आपसी विवाद हुआ। पहले जिनके घर बगल के घर से रोड जानी थी उनका एनओसी नहीं लिया या उनसे बात नहीं की, रोड खोद दी आधी,
क्योंकि इतनी जल्दी क्यों है सरकार को इन ये ठेकेदार वो काम देने की कि आधी रोड तुम खोद दो, उसके बाद तुम बोलो कि अब आगे वाले हमें सीवर लाइन बनाने नहीं दे रहे। तो उसका सिस्टम, उसकी जवाबदारी किसकी होनी चाहिए ना। अब हम कितना चिल्ला दें अपने पार्षद पे, हम कितना चिल्ला लें नगर निगम में जाके या MDDA में जाके, भाई टैक्स के टाइम पे तो कुछ नहीं होता, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा हमें, लेकिन सुविधाओं के नाम पे आज आप देखिए, अभी मैं बताऊं कि हम लोगों को ये अभी हरेला का पर्व चल रहा है, पूरा महीना हरेला 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 कर रहे हैं कि पेड़ काट रहे हैं, वो तो छोड़ दो, लेकिन जहां पेड़ लगाने हैं, मेरे मोहल्ले में कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में जितने साइड में घरों के भी, उसमें लोगों ने बहुत कितने सालों से वो पेड़ लगाए हुए थे, बड़े बड़े पेड़ भी मैं उसमें बताऊं निशी, तो वो साफ कर दिए गए हरेला में। हरेला में इतने बड़े बड़े, और घर के बाहर, जबकि पहले जब वो कॉलोनी बसी थी तो उस टाइम सरकार द्वारा ही बोला गया था कि इसको जो है साइड में जो जगह है उसमें आप अपना हरा भरा कीजिए, 30 फीट की रोड है, मोहल्ले में कोई एंट्री सिर्फ उतने मकानों के लिए है। तो पता नहीं कहाँ ये अधिकारी और कहाँ ये मेयर और कहाँ ये लोग कहाँ से ये लेके आ जाते हैं कि हरेला में तुम बरसात में तुम पूरा का पूरा गार्डन उजाड़ दो लोगों का। मेरे समझ से ये बाहर नहीं है। अच्छा, गार्डन तो उजड़ा, उसके बाद अभी तक 3-4 दिन हो गए जो वो पेड़ टूटे फूटे थे वो नहीं हटाए गए नगर निगम से। वो गाड़ियां आ रही हैं, वो पता नहीं क्या कर रही है, वो 2 दिन तो मुझे दिखी नहीं, हमारे पूरी रोड ब्लॉक हो रखी है उससे। अब कितनी परेशानी हो रही है मोहल्ले वालों को। तो अब सोचें कि अगर कुछ ना बोले, लेकिन मजबूरी हो गई कि कुछ भाई जवाबदेही तो तय होनी चाहिए सरकार में। आप अधिकारियों को खींचिए कि स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, मोहल्ले नहीं सुधर पा रहे हैं तो मजबूरी होगी बोलना हमारा। कई चीजें बीजेपी सरकार में मांग रखिएगा ना। अब तो एक अलग ही परिकल्पना चल रही है विकसित उत्तराखंड नहीं, तो कौन सी विकसित पता नहीं। विकसित मैंने अभी आपको बोला ना कि राजधानी आपके चैनल में शायद कुछ विकास दिख रहा हो तो हमें भी दिखाइएगा, क्योंकि जो मैं नहीं देख पा रही हूँ कहीं चीजों में हम लोग, मैं खुद बीजेपी समर्थित हूँ, मैं खुद बीजेपी की जो अच्छी चीजें निकलती है मैं सबको बोलती हूँ कि तारीफ करनी चाहिए अगर कहीं काम हो रहा है तो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है। काम अगर दिख रहा है अगर धरातल पे तो हम उसकी तारीफ खुल के तारीफ करते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि तुम बीजेपी के पत्रकार हो, तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को आंखें दिखाई तो दे, कुछ तो दिखाई दे। अगर आप कह रहे हैं कि 100 में से 90% और 10% की बात हो रही है, चलो छोड़िए 90% और 10%, हम तो कहते हैं 30% ही हमें दिखाइए कि हमारी कुछ रोडें सही हैं। मैं पिछले 1 साल से उस रोड के पीछे पड़ी हूँ, लेकिन वो कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है, इसका जवाब लूंगी आपसे, लेकिन अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद दोबारा अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा। हाँ, छोटा कमेंट। विधानसभा से आप ये क्या कहते हैं, केदारपुरम वाली रोड पे जाइए, ये 2 जगह को कनेक्ट करते हैं, एक दीपनगर को और एक केदारपुरम को। यहाँ पे एक बार एक तरफ के विधायक जी पहुंच गए तो उन्होंने बोला इस पुल को दोबारा बनाएंगे। इतना सुनते ही जैसे विधायक जी घर पहुंचे होंगे तो वहां के पार्षद आया, उसने तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया, बिना कुछ एस्टिमेट के, बिना कुछ DPR के। ठीक है, अब बड़ी आफत हो गई। यहां बगल के विधायक वो गए होंगे मुख्यमंत्री जी के पास, बोला हमारा कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो यहाँ पे ये करवा दो। वो पास करवा के लाए, भूमि पूजन करवाया। बगल के विधायक फिर आपस में, दोनों विधायकों में मारामारी हो गई। 2 महीने तक तो पुल ऐसा ही का ऐसा रहा। बड़ी मुश्किल से सुनने में आया कि हमारी एक रोड जो है ये इसी लड़ाई में कम से कम 2 साल टंगी रही। बिल्कुल, अभी आप देखोगे ना लोग कितना परेशान है, रिस्पना कितनी उफन पे है। तो वो पुल लोगों की आवाजाही के लिए होता था, कहां गया? मैं ये बोल रहा हूं 2 विधायकों, बाद में मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं क्या उनको समझौता किया होगा कि एक को माचिस दी होगी दिया जलाने के लिए और एक को धूप जलाने के लिए दी होगी, तब जाके शांत हुआ, मुझे ऐसा लगता है। और अभी ऐसे ही का ऐसा पड़ा हुआ। छोटा कमेंट। लेकिन चलो, ये एक सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, देहरादून की पीड़ा। मैं बोल रहा हूं 1700 करोड़ में अगर देहरादून की स्मार्ट नहीं बन पाया ना तो हमें हमारा 1000 करोड़ नहीं चाहिए। रहने दो, आप मोदी जी को बोलना, उनको गुरविंदर जी को बोलिए कि वो रहने दीजिए। मोदी जी को लोग एक विश्वास से लेके आए थे। मैं आपको बताऊं, लोगों ने बोला था कि ये करप्शन फ्री इंडिया, एक बहुत बड़ा स्लोगन चला था बीजेपी में, करप्शन फ्री इंडिया। आप देख रहे होंगे हर चीज में करप्शन,
तो ऐसा आज भी अड़े गए जीरो टॉलरेंस की नीति अरे पर। मैडम जी, किसका जीरो वो तो कह टॉलरेंस? रहे हैं, जीरो किसका टॉलरेंस जीरो नीति पर टॉलरेंस? काम होता है। इनको तो अगर बड़े से बड़ा अधिकारी जेल में रहता है अगर कोई भी कोई कार्रवाई करे तो। निशी जी, मैं अभी आपको बताऊं, इनको अगर कोई अधिकारी ने, अगर अधिकारी इनको वाकई में थोड़ा बहुत अगर माना, पकड़ा गया, जेल में कैसे करके चले गया, तो ये बोलेंगे कहीं नेहरू का रिश्तेदार तो नहीं था या राहुल का रिश्तेदार तो नहीं था। मैं बताऊं, ठीक है आप देखिए, छोटा कमेंट 10 सेकंड। हाँ अगर कांग्रेस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब दिवा स्वप्न या जो भी दिखाए कांग्रेस ने किया, आज तक जितनी सरकारें आई हैं 2026 तक, निसंदेह सतत विकास सबने किया, लेकिन पहली सरकार देखी 2014 से अब 26 के बीच में, ये एनालाइज आप करेंगे निशी जी, ये सरकार पहली सरकार ऐसी निकली जिसने खरीदने पे कम और बेचने पे ज्यादा जोर दिया। ठीक है, हर चीजें ठीक है। बेची बेनोली बेची जी, एक बेची final बेची। comment दे दीजिए जल्दी आने से। वाले समय में याद किया जाएगा 10 इनको। सेकंड 10 सेकंड 10 निशी, सेकंड। बस मुझे 10 सेकंड नहीं तो 20 सेकंड दे देना। मैं गुरविंदर जी की एक, गुरविंदर जी सुन रहे हैं आप? आपका बिल्कुल, जवाब देना बिल्कुल। चाह रहा हूं। आपने कहा लैप्स अरे नहीं सुनिए, हुआ। हाँ, सुन रहा हूं आप। ये टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर है, डेट है 11 मार्च 2026। सीएजी रिपोर्ट हाईलाइटेड लैप्स इन देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसने भ्रष्टाचार बताया है सीएजी की रिपोर्ट ने। अब सीएजी हमने नहीं बनाया, सीएजी सेंटर की एजेंसी है, फिर आप बोल दोगे कि झूठ है। ठीक है, नहीं, ये क्या मैं लिखा आपको है? रेफरेंस के साथ इसलिए बता रहा हूं, आपको रेफरेंस के साथ इसलिए बता रहा हूं। तो सुना दीजिए, क्या चीज? क्या लिखा है इसमें ये बताइए। अरे वही तो गूगल बता पे रहा सर्च मार हूं, दो। एक सेकंड। सीएजी रिपोर्ट हाइलाइट्स लैप्सेस इन देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सीएजी रिपोर्ट फ्लैग डिलेट्स, ठीक है, वेस्टफुल स्पेंडिंग एंड नॉन फंक्शनल प्रोजेक्ट अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन इन देहरादून ड्यूरिंग 2017 to 18 to 2022-23 ऑडिट पीरियड। ठीक है, इस ऑडिट समझ पीरियड गए के बीच होंगे। में, और सुनो छोटा दूसरा, हाँ, हाँ, फिर मैं मुझे बस- final comment मुझे बस गुरविंदर जी फाइनल से। कमेंट के लिए 10 सेकंड दे दो। हाँ हाँ गुरविंदर जी बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, बहुत इनोसेंट हैं। शायद काशीपुर से उन्हें देहरादून के विकास नहीं देखा। हाँ। और जो इनके पूर्व मंत्री ने ऋषिकेश में बोला था कि लोगों के आंखों पे टिन का चश्मा लगा हुआ है, शायद बीजेपी के जो प्रवक्ता आते हैं उनके आंखों पे टिन का चश्मा लगा होगा, जो स्मार्ट सिटी को बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी बिल्कुल वंडरफुल प्रोजेक्ट है, ठीक है। जबकि देहरादून वाला आदमी बच्चा बच्चा बता देगा ये चीज। ठीक है, गुरविंदर जी फाइनल कमेंट देंगे। और फाइनल कमेंट में आपसे जानना चाहूंगी, देखिए गुरविंदर जी, बाकी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम विकास को आप लोग छोड़ दीजिए, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, बरसात के मौसम में सरकार की अग्नि परीक्षा हो गई है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल खुलकर रख गई। कहा जा रहा था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का अधिकतर पैसा ड्रेनेज पर खर्च होगा। ड्रेनेज सिस्टम क्या यहाँ पर सही बन पाया है? सही पैसा लग पाया ड्रेनेज सिस्टम में? आप बस इतना बता दीजिए मुझे फाइनल कमेंट में 10 सेकंड के भीतर। समय कम देखिए, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही बन रहा है। और इसमें बताइए इलेक्ट्रिक बसें, अब मेरी 2-4 बातें सुनिए आप। आपने तो बिल्कुल ही ऐसे कह दिया कि स्मार्ट सिटी सारी गड्ढे में चली 8 गई। महीने से नॉन आज उत्तराखंड की जो अभी इलेक्ट्रिक बरसात बसें देहरादून में 50 से 8 ज्यादा से 10% इलेक्ट्रिक कम हुई बसें, है। वो सब इसी औसतन। पैसे से आती हैं। देहरादून में 24 घंटे 7 दिन पानी कभी लगातार नहीं आता था। अच्छा ये स्मार्ट सातों सिटी दिन रह को रहा है। 365 दिन और बोलो। उसके बाद 100+ किलोमीटर तक आसपास के सरेंडर एरिया ठीक में है, ठीक है। एलईडी लेकिन लाइटें, गुरविंदर जी, मैं आपको काउंटर भी हूँ यहाँ बताना काशीपुर चाहूंगी, में। माफी टीन चाहूंगी, का इंटरप्ट चश्मा है, करने लाइटें की समय आनी कमी है। बहुत मुश्किल बहुत बहुत होती है। शुक्रिया आप सभी का मैसेज टीन का रखने के चश्मा लिए। है, मुश्किल होती है। लेकिन देखने को मिलता है कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से कार्य कर रहा है। आईटी पार्क में 4-4 फुट तक पानी भर जाता है। घंटाघर की बात कर ली जाए, ऐसे मुख्य बाजारों तक की बात कर ली जाए, पलटन बाजार की बात कर ली जाए, वहां के दृश्य को देखकर ही काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम कितना ज्यादा सही तरीके से चल पा रहा है, क्या उस पर वो पैसा खर्च हो पाया है या नहीं। लेकिन स्मार्ट सिटी की चर्चा आखिरकार कहां से कहां तक जाकर रुकेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।